नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 3 वनस्पति जगत के अंतर्गत भाग 2 पढ़ लिया। भाग 2 में आपने शैवालों के बारे में जाना कि शैवाल में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, किन किन प्रकार से उनमें जनन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे शैवालों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, उन वर्गों को पढ़ेंगे और उन वर्गों में जो खास बातें हैं उन्हें हम एक चार्ट, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप एक एक को पढ़ते हो, क्लोरोफाइसी को अलग से, फियोफाइसी को अलग से या रोडोफाइसी को अलग से, तो आपको उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप याद करोगे क्लोरोफाइसी का, लगेगा कि वो तो फ्लोरोफाइसी का था, फ्लोरोफाइसी का याद करोगे तो लगेगा रोडोफाइसी का था। तो हम क्या करेंगे, एक कंपेयर बनाएंगे पूरा एक फ्लो चार्ट में, तीनों का कंपेयर करेंगे कि किन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे तीनों को एक साथ आप पढ़ सको, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में ना रह जाए। ठीक, तो भाग 3 में आप पढ़ोगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। अब शैवालों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि शैवाल भी अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, उनमें अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। इस आधार पर हम उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। शैवाल को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से याद करिए। पहला क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। उसके बाद फियोफाइसी, फियोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी। शैवालों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनका सामान्य नाम क्या है? चूंकि क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं, जो शैवाल इनमें रखे गए हैं, वो हरे रंग के होते हैं, इस वजह से इन्हें हम हरे शैवाल भी कहते हैं। ठीक है। फियोफाइसी में जो रखे हुए शैवाल हैं उनका रंग भूरे रंग का होता है, इस वजह से इनका सामान्य नाम है भूरा शैवाल, भूरे शैवाल। वहीं बात करें अगर हम रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी लाल रंग के दिखाई देते हैं, इस वजह से हम इन्हें लाल शैवाल कहते हैं। इतनी बातें याद हो गई, सामान्य नाम याद हो गया। अब हम इन तीनों के बारे में कुल 8 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहले उन्हें देख लेते हैं। हम कुल 8 चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे, तीनों के बारे में। हम देखेंगे सबसे पहले उनका आवास क्या है, आवास यानी हैबिटेट, कहाँ पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उनका आकार कैसा हो सकता है, शरीर की आकार कैसे हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे उनमें कौन कौन से वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उनमें संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है संचित भोज्य पदार्थ से। फिर हम देखेंगे कि इनमें कोशिका भित्ति किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी क्लोरोफाइसी में किसकी बनी होती है, फियोफाइसी में किसकी बनी होती है, रोडोफाइसी में किसकी बनी होती है। फिर हम पढ़ेंगे कशाभिका की संख्या, कशाभिका की संख्या व उनके निवेशन की स्थिति, यानी किस प्रकार से वे पाई जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें जनन कैसे होता है, और उसके बाद आखिरी हम पढ़ेंगे इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। ये कुल 8 चीज़ें आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। आवास, आकार, वर्णक, संचित भोज्य पदार्थ, कोशिका भित्ति, कशाभिका की संख्या व उनकी निवेशन की स्थिति, जनन और उदाहरण। इन्हीं 8 प्रकारों में पूरा का पूरा आपका शैवाल का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एनसीईआरटी में आपका जो एक फ्लो चार्ट दिया गया है उसको भी इसी में इंक्लूड कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। एनसीईआरटी में कहीं पर भी जो शैवालों के अलग अलग जगह पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको भी यहीं पर
हम इंक्लूड कर देंगे। यानी जो आपको भाग 2 में सवाल के बारे में पढ़ाएगा और भाग 3 में जो आपको फ्लोचार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उतना अगर आप पढ़ लिए, आपको सवाल के बारे में आगे नहीं पढ़ना है। आइए हम तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोफाइसी को। 3 कॉलम आपको बनाने हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें इन तीनों का पहले हम क्या पढ़ेंगे, आवास, कि कहाँ पाए जाते हैं, आवास, हैबिटेट। तो देखो क्लोरोफाइसी जो होते हैं वे लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं या खारा जल में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें मुख्यतः किस में पाए जाते हैं, तो 90% प्रजातियां किस में पाई जाती हैं, 90% प्रजातियां अलवणीय जल में पाई जाती हैं। यानी इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफाइसी मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो क्लोरोफाइसी मुख्यतः अलवणीय जल में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछें कोई कि फियोफाइसी मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मुख्यतः समुद्री होती हैं, मुख्यतः समुद्री होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रोडोफाइसी कहाँ पाई जाती हैं, तो रोडोफाइसी भी मुख्यतः समुद्री होती हैं। ठीक है। फियोफाइसी में ऐसा नहीं है कि सारी प्रजातियां समुद्री ही होती हैं, या रोडोफाइसी में ऐसा नहीं है कि सभी समुद्री होती हैं। अब देखिए समुद्र का पानी कैसा होता है, लवणीय होता है। यानी ये तो कह सकते हैं कि लवणीय जल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन ये अलवणीय जल में भी कुछ जातियां पाई जाती हैं, अलवणीय जल में भी कुछ प्रजातियां इनकी पाई जाती है। ऐसे ही रोडोफाइसी की भी कुछ जातियां अलवणीय जल में भी पाई जाती हैं, कुछ जातियां, सभी नहीं। ठीक है। मुख्यतः पूछा जाए तो मुख्यतः क्या बताएंगे कि क्लोरोफाइसी मुख्यतः अलवणीय जल में पाई जाती हैं, फियोफाइसी मुख्यतः समुद्री जल में, और रोडोफाइसी मुख्यतः समुद्री जल में पाई जाती हैं। ये हो गया आवास। अब दूसरा लक्षण क्या आता है, आकार। बात करें अगर हम क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। ये कॉलोनीय भी हो सकते हैं, तंतुमय भी हो सकते हैं, कॉलोनीय अथवा तंतुमय भी हो सकते हैं। बात करें अगर हम फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी का आकार कैसा होता है, तो ये होते हैं सरल शाखित तंतुमयी, सरल शाखित तंतुमयी, जैसे एक्टोकार्पस, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। या तो ये सरल शाखित तंतुमयी हो सकते हैं, तब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्टोकार्पस। और हो सकता है कि सघन शाखित भी हों, सघन रूप से शाखित हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्प, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। इनकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो कैल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक हो सकती है, 100 मीटर तक हो सकती है। ये आपका लाइन इम्पॉर्टेंट है। कैल्प की ऊंचाई लगभग कितना हो सकता है, तो कैल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। रोडोफाइसी का आकार की बात करें, तो जो रोडोफाइसी में लाल थैलस होता है वो बहुकोशिक होता है, बस इतना। इनके कलर को मैं चेंज कर दूं, रोडोफाइसी को लाल में लिख दूं, लाल शैवाल के लाल थैलस बहुकोशिक होते हैं,
बहुकोशिक होते हैं। बस इतना, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है अपनी कॉपी में, चाहे तो आप कॉपी को उल्टा करके इस तरह से बना सकते हो। तीसरा, आपने आवाज़ पढ़ लिया, आकार पढ़ लिया। तीसरा क्या आता है? वर्णक, पिगमेंट। इनमें मुख्य वर्णक यानी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? तो क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए और सी। रोडोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। लेकिन ये तो सिर्फ अभी हम क्लोरोफिल का बताएं, इसका सिंपल ट्रिक क्या है? सीरीज वाइज याद करिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। अब बी से स्टार्ट करिए, बी सी डी, क्लियर है? क्लोरोफिल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके साथ ही फियोफाइसी में अगर आप देखो तो फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल भी होता है। इनमें वर्णक कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है। अगर हम बात करें रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी तो होता ही है, साथ ही साथ इनमें वर्णक आर फाइको इरिथ्रिन भी पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन भी पाया जाता है। ठीक है, रंग कैसा है और क्यों है इसको देख लेते हैं। इनका रंग क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा होता है? घास की तरह होता है, घास की तरह हरे रंग का होता है, और इसी वजह से इन्हें हरा शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर इनके रंग की, फियोफाइसी की, तो इनका रंग ऑलिव ग्रीन यानी जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड के हो सकते हैं। जैसे आप शेड समझते हो ना, जैसे ये एक भूरा रंग है, तो फिर भूरे के बाद हल्का भूरा आएगा। अब हल्का भूरा यहाँ बना नहीं पाएंगे, हल्का भूरा, फिर उससे हल्का भूरा, फिर उससे हल्का भूरा, फिर उससे हल्का भूरा, उससे गाढ़ा भूरा। तो विभिन्न शेड जो होती हैं वो विभिन्न शेड की यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर, जैतूनी हरे यानी ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड के हो सकते हैं, विभिन्न शेड के हो सकते हैं। अब ये आखिर जो शेड है, विभिन्न शेड, वो किस पर निर्भर करता है? तो इनमें पाया जाता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी एक होता है फ्यूकोजैंथिन, उसकी मात्रा कितनी है उसके कारण इनके विभिन्न शेड बनते हैं। यानी इनके विभिन्न शेड ज़ैंथोफिल में फ्यूकोजैंथिन, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, ज़ैंथोफिल जिसका एक प्रकार है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फियोफाइसी में जो भूरे रंग के शैवाल है
या हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक के विभिन्न शेड का कारण क्या है? तो ज़ैंथोफिल फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। लाल शैवाल की बात करें तो लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं। लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग का कारण आर फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति, फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति, यानी इनमें आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, वर्णक है। आर फाइकोएरिथ्रिन एक वर्णक है जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, इनकी, तो क्लोरोफाइसी में वर्णक कहाँ होते हैं? तो क्लोरोफाइसी में वर्णक होते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में। इनमें हरित लवक भी विभिन्न आकार के हो सकते हैं, डिस्क शेप के हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, प्लेट शेप के हो सकते हैं, जालिकाकार हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं, रिबन के आकार के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं। तो सभी आकारों को हम पढ़ेंगे। इनमें वर्णक सुस्पष्ट हरित लवक में होते हैं, यानी इनमें हरित लवक भी पाया जाता है, हरित लवक में होते हैं। अब हरित लवक का आकार इनमें भिन्न भिन्न हो सकता है, हरित लवक का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। कौन कौन सा आकार हो सकता है? डिस्क के आकार का हो सकता है, प्लेट के आकार का हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है, जालिकाकार हो सकता है, जालिकाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, या रिबन के शेप का भी हो सकता है। इतने आकार हो सकते हैं इनके हरित लवक के। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनके हरित लवक में एक संग्रहण संरचना पाई जाती है। संग्रहण संरचना वो संरचना होती है जिसमें किसी चीज़ का संग्रह किया जाता है। तो इनके हरित लवक में एक संग्रहण संरचना पायरिनाइड पाई जाती है। उस पायरिनाइड में स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन का संचय होता है। ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्लोरोफाइसी के लिए कि इनके हरित लवक में एक अथवा एक से अधिक संग्रहण संरचना यानी स्टोरेज बॉडी पायरिनाइड पाई जाती हैं। पायरिनाइड, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपके नीट में कि पायरिनाइड किसकी विशेषता है? तो क्लोरोफाइसी की पायरिनाइड पाई जाती हैं। और पायरिनाइड में क्या क्या पाया जाता है? स्टार्च और प्रोटीन। पायरिनाइड में स्टार्च के अलावा प्रोटीन पाई जाती है। ये हो गया वर्णक के बारे में, यानी अभी आपने 3 चीज़ें पढ़ी, आवास, आकार, वर्णक। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तीनों में कोशिका भित्ति किन किन चीज़ों की बनी होती है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है कोशिका भित्ति। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की और पेक्टोज की। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है, रिजिड होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कोशिका भित्ति की भीतरी सतह किसकी बनी होती है? तो भीतरी सतह बनी होती है सेलुलोज की
और बाहरी सतह किसकी बनी होती है? बाहरी सतह बनी होती है पेक्टोज की। यानी कुल मिला के देखा जाए तो क्लोरोफाइसी में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की या पेक्टोज की। अगर अकेले सेल्यूलोज भी देते हैं तो सेल्यूलोज भी अकेले सही है, क्योंकि अकेले में भी पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज की मात्रा पेक्टोज से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर अकेले दिया गया है ऑप्शन में तो सेल्यूलोज लगाएंगे, नहीं तो सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज। अगर हम बात करें भूरे शैवाल की, अब चलो भूरे शैवाल को हम भूरे रंग से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। भूरे शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो कायिक कोशिका में पाई जाती है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति जिसके बाहरी सतह पर एल्जिन का अस्तर यानी जिलेटिनस अस्तर, एल्जिन का जिलेटिनस अस्तर होता है, जिलेटिनस कोटिंग होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि फियोफाइसी में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फियोफाइसी में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज प्लस एल्जिन का, क्योंकि एल्जिन के चारों तरफ से उसके बाहरी सतह पर कवरिंग पाई जाती है। अब हम बात करें रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में कोशिका भित्ति सिंपली सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इनमें भी हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इनके प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य में हरित लवक के साथ साथ रसधानी और केंद्रक भी पाया जाता है। ये भी याद रखेंगे कि इनके जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? रसधानी, जिसे हम वैक्यूओल बोलते हैं, रसधानी, वैक्यूओल व केंद्रक पाया जाता है यानी न्यूक्लियस। फियोफाइसी में अगर आप जब फिगर देखोगे, इस एनसीईआरटी में जो मेंशन है फिगर, उसमें आप देखोगे तो फियोफाइसी की जो संरचना है उसमें एक तो पाया जाता है होल्ड फास्ट, जिसे बोलते हैं संलग्नक, जो आधा स्तर से यानी जहाँ पर ये आधार जहाँ पर टिके होते हैं, चाहे समुद्र में उसकी सतह पर टिके होते हैं, तो सतह पर टिकने के लिए इनमें उससे जुड़े रहने के लिए, जैसे ये सतह है तो उससे जुड़े रहने के लिए इनमें पाया जाता है एक संरचना जिसे कहते हैं संलग्नक, होल्ड फास्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। साथ ही साथ इनमें एक वृंत भी पाया जाता है और एक पत्ती की जैसी संरचना जो कि एक प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें फ्रॉन्ड पाई जाती है। तो ये भी यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इनमें पौधा प्रायः संलग्नक यानी होल्ड फास्ट द्वारा आधा स्तर यानी सबस्ट्रेटम, जो इसका आधार होगा, सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है तथा इसमें
एक वृंत यानी स्टॉक और पत्ती जैसी प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग फ्रॉन्ड पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फियोफाइसी के सदस्य अधा स्तर से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं। तो अधा स्तर यानी सबस्ट्रेटम से किससे जुड़े होते हैं, संलग्नक यानी होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं। ये एक संरचना है जो आपको आगे फिगर में दिखाया जाएगा। होल्ड फास्ट के माध्यम से ये अपने आधा स्तर से जुड़े होते हैं। इनमें पत्ती जैसी संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है इनका, जिन्हें हम फ्रॉन्ड कहते हैं। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में कि हैज ए स्टाइप and stalk and leaf like photosynthetic organ the frond। ठीक है, ये इतनी चीज होती है। फियोफाइसी में एक सदस्य है फ्यूकस, उसके बारे में भी नोट कर लीजिए जो कि फिगर में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा कि फ्यूकस जो कि एक सदस्य है फियोफाइसी का, फ्यूकस में एयर ब्लैडर संरचना पाई जाती है। एयर ब्लैडर होता है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीट में। बस अब हम देखेंगे, कोशिका भित्ति हो गई। अब हम देखेंगे संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ, बात करें अगर हम क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में, सॉरी मंड के रूप में नहीं होता है, मंड होता है, स्टार्च होता है, लेकिन किस रूप में होता है, तो तेल बूंदक के रूप में होता है। स्टार्च होता है इनमें संचित भोज्य पदार्थ, किस रूप में होता है, तो याद करेंगे कि तेल बूंदक के रूप में यानी ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, ड्रॉपलेट के रूप में। यानी क्लोरोफाइसी में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो तो होता है स्टार्च, लेकिन किस रूप में वो संचित होता है, तो तेल बूंदक यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। बात करें अगर हम फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ होता है। अब इनमें भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में। जो लैमिनेरिन व मैनिटोल के रूप में संचित होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे हर बार पूछा जाता है, यानी संचित भोज्य पदार्थ तो पूछा जाता है। फियोफाइसी में किस रूप में भोज्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में संचित होता है, लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में। अगर हम बात करें लाल शैवाल की, तो लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, तो संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। इसमें भी एक जटिलता है कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसकी रचना किस तरह से होती है। तो फ्लोरिडियन की स्टार्च की संरचना या रचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि फ्लोरिडियन स्टार्च की रचना एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन की तरह होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कशाबिका की संख्या और उसकी निवेशन की स्थिति। कशाबिका की संख्या व उनकी निवेशन की स्थिति, यानी किस रूप में वे उनमें पाई जाती हैं। तो देखो, क्लोरोफाइसी की बात करें, क्लोरोफाइसी की बात करें हरे शैवाल की, तो हरे शैवाल में कशाबिका की संख्या 2 से 8 हो सकती है, 2 से 8 तक हो सकती है। 2 से 8 तक फ्लैजिला पाई जा सकती हैं। दूसरा, सीड्स पर पाई जाती हैं और सभी की सभी समान होती हैं। कशाबिका समान होती हैं, सीड्स पर पाई जाती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सीड्स पर पाई जाती हैं, समान होती है, 2 से 8 तक की संख्या में हो सकती है। बात करें अगर हम फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में कशाबिका की संख्या 2 होती है। कशाबिका कितनी होती है? 2 होती है। कशाबिका कैसी होती हैं? असमान होती हैं। कशाबिका किस रूप में पाई जाती हैं? तो पार्श्वीय रूप में पाई जाती हैं, लैटरली अटैच्ड होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शीर्ष के रूप में होती हैं, समान होती हैं, 2 से 8 तक होती हैं। ये 2 होती हैं फियोफाइसी में, असमान होती है और पार्श्वीय रूप में पाई जाती हैं। बात करें अगर हम रोडोफाइसी में, तो रोडोफाइसी में कशाबिका अनुपस्थित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कशाबिका रोडोफाइसी में पाई ही नहीं जाती है, अनुपस्थित होती है। किसी भी स्टेज में कशाबिका नहीं पाई जाती। बस अब आता है आपका जनन, कि किन किन प्रकार से इनमें जनन होता है। तो जनन आपको पता है कि जनन भी 3 प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कायिक जनन कैसे होता है। कायिक जनन कैसे होता है, तो बात करें अगर हम क्लोरोफाइसी की, तो इनमें कायिक जनन होता है विखंडन विधि द्वारा। विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन द्वारा, या विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा, यानी स्पोर्स द्वारा भी हो सकता है कायिक जनन। फियोफाइसी में देखें तो फियोफाइसी में कायिक जनन किसके माध्यम से होता है, तो इनमें ये विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि द्वारा। अगर हम रोडोफाइसी में देखें तो रोडोफाइसी में कायिक जनन भी विखंडन विधि द्वारा ही होता है। विखंडन विधि द्वारा। अब देखते हैं कायिक जनन हो गया, किस किस विधि द्वारा होता है। आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, आपको पता है कि अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? बीजाणुओं के माध्यम से, बीजाणुओं द्वारा। हम देखेंगे कि इनमें बीजाणु कैसे होते हैं, तो इनमें जो बीजाणु होते हैं वो कशाबिकीय होते हैं, यानी क्लोरोफाइसी। हम इसे ग्रीन रंग कलर से यूज करेंगे। कशाबिकीय होते हैं क्लोरोफाइसी में, कशाबिकीय व चल बीजाणु। चल बीजाणु को क्या कहते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर का निर्माण कहाँ होता है पूछा गया है, तो जू स्पोर का निर्माण होता है जू स्पोरेंजियम में। जू स्पोर का निर्माण कहाँ होता है? चल बीजाणु धानी में। चल बीजाणु धानी यानी जू स्पोरेंजियम में। अगर हम बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो फियोफाइसी में अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन फियोफाइसी में कैसे होता है? तो इनमें भी चल बीजाणु के द्वारा होता है, लेकिन इनका जो चल बीजाणु होता है वो नाशपाती के आकार का होता है और उसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है। यानी इनमें अलैंगिक जनन नाशपाती जानते हैं ना, पियर अमरूद की तरह होता है। नाशपाती की तरह 2 फ्लैजिला युक्त
चल बीजाणु, ठीक है। यानी बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होता है इसमें। इसके पास 2 फ्लैजिला होती है और दोनों फ्लैजिला असमान होती है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। 2 फ्लैजिला पाई जाती है, दोनों फ्लैजिला असमान होती है और पार्श्वीय रूप से जुड़ी होती हैं। यानी दोनों 2 फ्लैजिला असमान व पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं, यानी अनइक्वल होते हैं और लैटरली अटैच्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लाल शैवाल में, तो लाल शैवाल में अलैंगिक जनन आंचल बीजाणुओं द्वारा होता है। लाल शैवाल में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? तो लाल शैवाल में अलैंगिक जनन होता है आंचल बीजाणुओं द्वारा, आंचल बीजाणुओं द्वारा, यानी नॉन मोटाइल होता है। और आपको पता भी है कि इनमें जब फ्लैजिला पाई ही नहीं जाती तो इनमें स्पोर्स कहाँ से चल पाएंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स होती हैं। अब देखते हैं इनमें लैंगिक जनन। तीसरा आखिरी आता है लैंगिक जनन। आपने पढ़ा है शैवालों में लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी के द्वारा। तो इनमें तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी में अगर हम देखें जो हरे शैवाल हैं उनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी भी होता है, असमयुग्मकी भी होता है, या विषमयुग्मकी भी हो सकता है। ठीक, उसमें देखते हैं यानी फियोफाइसी में। तो फियोफाइसी में जो लैंगिक जनन है इनमें भी लैंगिक जनन तीनों प्रकार की होती हैं। समयुग्मकी भी देखी जा सकती है, असमयुग्मकी भी देखी जा सकती हैं और विषमयुग्मकी भी देखी जा सकती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनमें युग्मकों का संलयन या संगम जल में होता है। इनमें युग्मकों का संगम किस में होता है? जल में। और अगर विषम युग्मकी प्रकार का जनन होता है तो इनका जो युग्मकों का संलयन है वो अंडधानी उगोनियम में होता है। यानी विषम युग्मकी प्रकार अगर देखें, विषम युग्मकी जाति में ऐसी जातियां जिनमें विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है उनमें युग्मकों का संगम कहाँ होता है? युग्मकों का संगम होता है अंडधानी में, यानी उगोनियम में होता है। उगोनियम में। क्लियर है बातें? अच्छा, इनके जो युग्मक होते हैं वो पायरीफॉर्म शेप में होते हैं, यानी नाशपाती के आकार के होते हैं। इनमें 2 फ्लैजिला होती है जो पार्श्व रूप से जुड़ी होती है। ये भी बात लिख सकते हैं कि युग्मक पायरीफॉर्म यानी नाशपाती के आकार के, नाशपाती आकार के 2 कशाबिका जो पार्श्व रूप से जुड़ी होती है, पार्श्व रूप से जुड़ी होती है। अब हम बात करें रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में भी लैंगिक जनन देखा जाता है, लेकिन जैसा कि इनमें कशाबिका नहीं होता तो इनके युग्मक भी आंचल होते हैं। यानी रोडोफाइसी में लैंगिक जनन में कैसे होते हैं? आंचल युग्मकों द्वारा, नॉन मोटाइल गैमीट्स द्वारा होते हैं। पहला तो ये हो गया कि आंचल युग्मकों द्वारा होता है। अब इनमें किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? सम, असम या विषम? तो इनमें विषम प्रकार का पाया जाता है, यानी विषम युग्मकी जनन होता है। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि इनमें जटिल
निषेचनोत्तर विकास देखा जाता है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें जटिल निषेचनोत्तर विकास, यानी निषेचन के बाद का जो विकास होता है बहुत जटिल होता है, यानी हैज़ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। निषेचन के बाद का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। बस ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इन तीनों के समूहों का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में किन किन प्रकार से जनन होता है। 7 आपने पढ़ लिया। अब जब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वो है उदाहरण, कि क्लोरोफाइसी के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी क्लोरोफाइसी में कौन कौन से सहवाल आते हैं, फियोफाइसी में कौन कौन से सहवाल आते हैं, और आपके रोडोफाइसी में कौन कौन से सहवाल आते हैं। उदाहरण याद करने में हालत ख़राब होती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करिएगा। उदाहरण देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन आता है? इसमें आता है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास आता है, यूलोथ्रिक्स आता है, वॉलवॉक्स आता है और स्पाइरोगाइरा आता है। इन्हीं में आता है ऊडोगोनियम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इनका कारा भी इसी में आता है। ठीक है, 6 एग्जाम्पल है, याद कर लीजिए। फियोफाइसी के उदाहरण एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सारगासम, और आपने एक और पढ़ा है, ये सारगासम होगा। एल्जिन भूरा सहवाल था ना, उसको भी यहीं पर लिख लीजिए। एक और आपने पहले पढ़ा है फ्यूकस, जिसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, फ्यूकस। ये एग्जाम्पल है आपके फियोफाइसी यानी भूरे सहवाल के। अब देखते हैं लाल सहवाल का उदाहरण। इसमें आपका आता है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया, उसके बाद कैरागीन जो आप पढ़े हो, जिसमें हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जिलेडियम। बस इतने एग्जाम्पल हैं आपके याद करने हैं, जिलेडियम। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, जिनमें से इनके बारे में, एल्जिन के बारे में और कैरागीन के बारे में आप पढ़ चुके हो कि एल्जिन और कैरागीन में हाइड्रोकोलाइड पाई जाती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिनका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। फ्यूकस के बारे में आपने जाना कि फ्यूकस में एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर होता है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का प्रयोग अगार प्राप्त करने में किया जाता है, जिसका प्रयोग आइसक्रीम जेलीज बनाने में किया जाता है। बस इनमें आपने ये जाना खास बात कि वॉलवॉक्स कैसे होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं। उसके बाद आपने स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ा कि ये तंतुमय होते हैं। ठीक, बाकी आपने क्लैमाइडोमोनास के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी। तो ये था आपका सहवाल के बारे में कि सहवाल के 3 वर्ग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कुल 8 चीज़ों के बारे में जानना था आपको, 8 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पहला आपने जाना कि इनका आवास क्या होता है,
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आवास आपने पढ़ लिया, ठीक है। आकार आपने पढ़ लिया तीनों के बारे में। वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं ये पढ़ लिया आपने। वर्णकों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको भी मैंने आपको बता दिया। कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया कि कौन किसकी बनी होती है, किन में। संचित भोज्य पदार्थ किन में कौन कौन सी होती हैं वो पूछा गया है, बता दिया मैंने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाने वाला टॉपिक ही यही होता है, संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। उसके बाद आपने कशाभिका की संख्या और उसकी निवेशन की स्थिति को पढ़ लिया। फिर आपने जनन के बारे में पढ़ लिया, तीनों में किस किस प्रकार का जनन होता है, कायिक जनन कैसे कैसे होता है, अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे कैसे होता है, और सभी के आपने उदाहरण जान लिए जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर एल्जिन नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके इसमें वर्णन दिया गया है। एल्जिन एक भूरा शैवाल होता है, इसलिए यहाँ पर उसको नोट कर लीजिएगा। कैरागीन नहीं दिया गया होगा तो लाल शैवाल ही होता है जो पूछा गया था नीट में, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। बस ये था शैवाल के बारे में संपूर्ण बातें जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।